नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आज MHD1 और इसको देखते हैं शुरू से। बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को। और इसके माध्यम से पढ़ने से खासियत ये है कि आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पे जब आपका मन करे पॉज करके आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत दिनों से बाकी चल रहा था कि पढ़ाना है। गौरी जी कई बार कह चुके थे, तो उसी समय पे मुझे 8:30 बजे तक पढ़ाना रहता है, शाम को ही। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के डाल देते हैं, सबको अवेलेबल हो जाएगा, जो बाद में भी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो MHD1 से पहला प्रश्न MHD1 से जो पहला प्रश्न आता है, पहला प्रश्न क्या है, इससे जो भी प्रश्न आते हैं वो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और भाषा और काव्य रूप से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न संभवतः आता है, तो इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक यही है, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और भाषा और काव्य रूप। अब हुआ ये कि पृथ्वीराज रासो जो था 1883 में इसकी सबसे पहले बंगाल रॉयल सोसाइटी जो थी उसने पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन शुरू किया। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि पहले ये छुपा हुआ था, लेकिन जो ही प्रकाशन इसका शुरू हुआ सबके नज़रों में आ गया। और जब लोगों ने इसको पढ़ा और इतिहास से मैच किया तो इतिहास से यह मैच हो नहीं रहा था। तो कुछ प्रश्न खड़े हो गए। प्रश्न इस प्रकार से थे कि पृथ्वीराज रासो का मूल रूप क्या है और पृथ्वीराज रासो की रचना मूलतः कब हुई थी। और तीसरा प्रश्न था, क्या चंद्रबरदाई ही मूल पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। और चौथा प्रश्न कि क्या कवि चंद्रबरदाई इतिहास प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। तो ये 4 प्रश्न खड़े हो गए और इन्हीं चारों प्रश्नों का हम जब जवाब दे लेंगे तो हमें इस महाकाव्य की ऐतिहासिकता के बारे में पता चल जाएगा। देखिए, साहित्य जो होता है वह इतिहास नहीं होता है। साहित्य क्या होता है कि इतिहास से थोड़ा सा भिन्न होता है, इसमें बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। लेकिन हमारे भारत में पृथ्वीराज जो थे बहुत ही महान नायक थे, ऐसा माना जाता है। तो जो पृथ्वीराज रासो में जो चीज़ें वर्णित हुई उसको इतिहास की तरह लिया जाने लगा। तो जो आलोचक थे उन्होंने इसकी प्रामाणिकता पे ही सवाल उठा दिया था। ठीक है, और सबसे पहले जब बंगाल रॉयल सोसाइटी में स्थापना मतलब इसने पहली बार जब प्रकाशित किया उसी के बाद ये शुरू हो गया तामझाम। तो सबसे पहली बात है कि पृथ्वीराज 2-3 पृथ्वीराज हुए हैं। ठीक है, तो यह पृथ्वीराज जो थे यह 1166 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के जो मतलब नायक हैं उनका जन्म हुआ था और तराइन के द्वितीय युद्ध में 1992 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह क्यों ज़रूरी है? यह इतिहास की बात है। इतिहास में यह प्रसिद्ध क्या है, इतिहास फैक्ट पे बेस्ड होता है और साहित्य जो होता है इमोशंस पे बेस होता है। तो यह हो गया। ठीक है, 1166 में इनका जन्म हुआ था और 1192 में तराइन के युद्ध में ये मारे गए थे। ठीक है, तो कुल मिला के 26 या 28 साल की इनकी जीवन थी और इन्होंने उसी में ही। और दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा इसके जो लेखक हैं कवि चंद्रबरदाई जो हैं उनका देखिए जन्म क्यों ज़रूरी हो जा रहा है, क्योंकि इसके आंकड़े बाद में हम देखेंगे कि मैच नहीं कर रहे हैं। पहला है चंद्रबरदाई जो जन्मे थे इनसे पहले के थे। ठीक है, उनका जन्म 1449 में हुआ, 1149 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1200 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अभी इन फैक्टों की ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के, इसलिए अभी बस दिमाग में रखिए ना। तो यह पृथ्वीराज की बात है, पृथ्वीराज की। अब चलते हैं आगे, इनकी प्रामाणिकता की बात करते हैं। और पृथ्वीराज
रासो जो है भारत का पहला महाकाव्य है यह। लेकिन यह इसको किस श्रेणी में रखा जाए इसी पे विवाद है, क्योंकि कुछ उपन्यास ऐसे होते हैं जो आख्यान होते हैं। आख्यान वो होता है जिसका नायक ऐतिहासिक हो, ठीक है। बहुत से ऐसे उपन्यास होते हैं जो कि कथा होते हैं, जैसे रानी केतकी की कहानी वगैरह। उसमें नायक जो है वह काल्पनिक है। जब नायक काल्पनिक होता है तो वह उसे कथा माना जाता है, और जब नायक ऐतिहासिक हो और उसके साथ काल्पनिकता जोड़ी गई हो तो उसको बोला जाता है आख्यान। तो अब दिक्कत यही थी कि इसको रखें कहाँ, इसीलिए इसके प्रामाणिकता की ज़रूरत पड़ गई। तो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, तो पहली बात यहाँ पे आती है ऐतिहासिकता की, कि इसकी ऐतिहासिकता की बात की गई पहले, ठीक है। तो 1876 की बात है, मतलब रॉयल सोसाइटी में जब यह छपा था तो 83 में छपा था, 1883 में। लेकिन इससे पहले ही 1876 में ही इसके शुरुआत हो गई थी। 1876 में बुलर नाम के विद्वान को कश्मीर में पृथ्वीराज विजय नाम का एक खंडित प्रति मिली थी। खंडित प्रति का मतलब इसका छोटा सा रूप, यह महाकाव्य है, उसका कुछ खंड वहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो उससे जब मैच की गई घटनाएं, तो पृथ्वीराज में वो तिथियां जो थी इतिहास सम्मत हैं। जो पृथ्वीराज विजय है उसमें तिथियां इतिहास सम्मत थी, लेकिन पृथ्वीराज रासो में ऐसा नहीं पाया गया। तो अब दो खेमा बन गया था। ज़्यादातर जो विद्वान थे वह इस बात पे सहमत थे कि यह ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, लेकिन कुछ लोग थे जो कि यह मानते थे कि हाँ यह ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसमें इसकी ऐतिहासिकता बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें जो भी चीज़ें लिखी गई हैं काल्पनिक नहीं हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो 4 पॉइंट हैं इन पे कैसे दिक्कत आई थी। देखिए, पहला यही है जो अप्रामाणिक हैं, जो कहते हैं कि क्या नाम है, ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक नहीं है। सबसे पहले हम उनका विचार देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार आबू के शासक जेत और सलक थे, जेत और सलक थे। लेकिन बात यह है कि इतिहास में इनका ये जिक्र आता नहीं है जेत और सलक का। वहाँ पे आबू पर जिस समय जेत और सलक की बात की गई थी, वहाँ पे आबू पे, ये आबू जो है ना, माउंट आबू, भारत का जो माउंट आबू अरावली रेंज है, वहाँ पे माउंट आबू है, ठीक है। और वहाँ का जो शासक था धारावर्ष परमार का शासन था, न कि जेत और सलक का। तो पहला ये गड़बड़ हो गया। पृथ्वीराज रासो में लिखा गया कि जेत और सलक थे यहाँ आबू के राजा, लेकिन ऐसा नहीं था, इतिहास में कुछ और था। और इतिहास फैक्ट पे होता है, उसमें तो कुछ इमोशन चलता नहीं है। दूसरा जो आर्गूमेंट तर्क दिया जाता है पृथ्वीराज के को अप्रमाणिक मानने वालों का, वो है कि रासो गुजरात के राजा भीमसेन को पृथ्वीराज ने मारा था, ऐसा पृथ्वीराज रासो में लिखा है। मतलब पृथ्वीराज ने मारा था भीमसेन को, ऐसा लिखा है। लेकिन जो भीमसेन है ना, उसकी मृत्यु बहुत बाद में होती है। भीमसेन जो है लगभग 1202 ईस्वी में मारा जाता है, ठीक है। तो जबकि पृथ्वीराज जो थे 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में ही मारे जा चुके थे। तो इससे यह भी मतलब खारिज हो जाता है जो ये बात कही गई थी। इसी प्रकार रासो में लिखा है कि मोहम्मद गुरी ने पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण से मारा था। लेकिन बात यह है कि मोहम्मद गोरी जो इतिहास में वर्णन है उसमें क्या कहा गया है, मोहम्मद गोरी कहाँ मारा गया था, गक्कारों के हाथों मारा गया था 1203 ईस्वी में, ठीक है। और यह सब कहाँ से शुरू हुआ, ये सब दिक्कतें पृथ्वीराज रासो में बहुत सारे ऐसे काव्य मिलते हैं जिसमें ऐसा वर्णित है कि पृथ्वीराज ने ही मोहम्मद गोरी को मारा था। एक सबसे प्रसिद्ध जो है क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो का एक लाइन है जो बोला जाता है, 4 बांस 4 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान है अब मत चूक चौहान। तो ऐसा मतलब कहा जाता है कि उन्होंने शब्दभेदी बाण चलाया था और जिसमें मोहम्मद गोरी मारा गया था। और
ये निशाना जो लगवा रहे थे यह खुद चंद्रबरदाई ही थे, उनके पास थे। और क्योंकि पृथ्वीराज की आँखों को मतलब अंधा कर दिया गया था, इसलिए वो देख नहीं सकते थे। तो चंद्रबरदाई ने क्या किया कि उन्होंने एक बताया लोकेशन कि इसी लोकेशन पे तीर चलाओ और वह मारा जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब पृथ्वीराज रासो में कुछ और लिखा हुआ है, इतिहास कुछ और कह रहा है। रासो में लिखा है कि पृथ्वीराज की बहन पृथा का विवाह चित्तौड़ के राजा समर सिंह से हुआ था। यह असंभव है क्योंकि राजा समर सिंह का समय 13वीं शताब्दी में है, उत्तरार्ध है। 13वीं शताब्दी मतलब 1400 जो 1400 से लेके समय है उसमें, ठीक है, 1200 से 1300 के बीच वाला टाइम। जबकि पृथ्वीराज की मृत्यु 12वीं सदी में ही हो गई थी और ये 13वीं सदी में ऐसा कहा गया। और दूसरे सबसे खतरनाक बात कि पृथ्वीराज रासो में चंगेज, लेमुरतंग, इन सब का जो आगे के बहुत आगे के हैं ये लोग, इनका भी वर्णन आया है। इसलिए यह प्रमाणित हो जाता है कि ये जो लिखा गया था ग्रंथ यह पृथ्वीराज के समय का नहीं था। चंगेज जो था, चंगेज खान, उसका भारत पे जो इल्तुतमिश के समय में आया था। आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि 1221 में लगभग मतलब चंगेज खान खुद नहीं आया था, उसके मतलब मंत्री वगैरह जो होंगे उन्होंने भारत पे अटैक करने की कोशिश की थी और वह समय था इल्तुतमिश का। और तैमूर भी था, तैमूर भी भारत आया, मतलब भारत पे अटैक किया था। और उस समय तुगलक वंश का राज्य था। 1398 में मतलब भारत पर आक्रमण तैमूर ने किया था, लेकिन मोहम्मद शाह तुगलक के समय में ये हुआ था और उसमें बुरी तरीके से तुगलक हारा था। तो ये सब जो घटनाएं हैं यह लगभग 1300 ईस्वी के बाद की हैं। जबकि यह यदि उपन्यास मतलब महाकाव्य जो लिखा गया यह प्रमाणित होता तो इसको लगभग 1200 ईस्वी के पहले ही लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि चंद्रबरदाई 1200 ईस्वी में ही उनके देहांत हो गया था। तो इन मतलब संदर्भों के आधार पे जो कवि लोग हैं, जो आलोचक लोग हैं, वो कहते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है वह उस समय की रचना है ही नहीं, यह बहुत बाद की रचना है, लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास। एक इतिहासकार का नाम बहुत जल्दी आप लोग को याद हो जाएगा क्योंकि हमारे एक साथी का भी नाम है, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार महामहोपाध्याय गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इस तरह हमने जांच करके देखा कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, मतलब इसका ऐतिहासिकता से लेना देना नहीं है ना। तो ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं होने की वजह से इसमें क्या दिक्कतें आएंगी, तो जो साहित्य है मतलब इसकी घटनाओं के आधार पे हम इतिहास को समझने की कोशिश, मतलब इतिहास को इससे सहारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिस समय पृथ्वीराज थे उस समय यह लिखा ही नहीं गया था। ये उनके लगभग 200-300 साल बाद लिखा गया है, ऐसा मतलब प्रमाण मिलता है। और इस ग्रंथ में सोलंकियों की उत्पत्ति संबंधी कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज के माता पिता, इन सब का वर्णन है। भाई बहन पुत्र और रानियों आदि के विषय में कथाएं, बहुत घटनाएं जो हैं मतलब उनका काल्पनिक, अशुद्ध है और काल्पनिक हैं, न उनका भाई का नाम सही है न पत्नी का। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केवल काल्पनिक हैं। कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर इस बृहत काव्य की रचना की गई है। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दिखता है। भाषा भी जिस समय चंद्रबरदाई थे वो समय मतलब भाषा का विकास अभी मतलब अपभ्रंश भाषा के आगे के दौर में ही चल रहे थे हम, लेकिन इसमें बहुत जगहों पे खड़ी बोली के भी पुट दिखाई देते हैं। तो मतलब भाषा बहुत विकसित भी हो चुकी थी और भाषा की दृष्टि से भी यह प्राचीन ग्रंथ नहीं दिखता है। यह मतलब यह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किताब में अपने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे मतलब जहीं भी आएगा इनका कोट जरूर करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य में हर एक चीज़ पे इन्होंने अपने बात कही हुई है।
जैसे ये ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज के समसामयिक किसी कवि की रचना होने का पूरा संदेह किया। मान लीजिए चंद्रबरदाई ने नहीं लिखा, लेकिन उन्हीं के नाम पे कोई और भी क्या उसी समय लिख रहा था, तो यह भी गड़बड़ है, क्योंकि जिस समय पृथ्वीराज रासो रचा जा रहा था उस समय की भाषा ऐसी नहीं थी। इतिहास का तो आप वर्णन देख ही चुके। इतिहास में घटनाएं कुछ और हैं और यहाँ पे कुछ और दिखाई दे रही हैं। तो शुक्ल जी इसे भट्ट भड़ंत कहा। भट्ट भड़ंत ये बहुत ही शानदार बात है, इसको आप नोट करेंगे। भट्ट भड़ंत, भट्ट होते हैं जो राजाओं के दरबार में होते हैं, और चंद्रबरदाई दरबारी कवि तो थे ही, तो दरबारी कवि जो होते थे भट्ट भड़ंत, वो बहुत चीज़ें बढ़ा चढ़ा के कहने के माहिर होते थे, और इसी का उनको जीविकोपार्जन मिलता था। तो यही है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम, जो इसको मानते हैं कि यह बहुत प्रमाणित रचना है, उनका क्या मत था। उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है, दो ही नाम, 3-4 नाम, वैसे रामचंद्र शुक्ल का नाम याद ही रहता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम याद ही रखता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने मतलब सीधा सीधा कह दिया है कि जो घटनाएं हैं, मतलब ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इसको खारिज कर दिया, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने भाषा के आधार पर इसको खारिज कर दिया, और गौरी शंकर हीरानंद ओझा जो थे उन्होंने भी अनैतिहासिक ग्रंथ कहा। तो ये 3 नाम काफ़ी हैं। उसके बाद जो इसको प्रमाणित मानते हैं उनमें नाम है बाबू श्याम सुंदर दास का, जो रासो के संपादक मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या उल्लेखनीय हैं। इन्होंने आनंद संवत की कल्पना कर डाली, और मैथमेटिकल इन्होंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की, और शब्दों का अपने आधार पे अर्थ निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो इसमें उन्होंने मतलब कुछ मैथमेटिकल, देखिए इन्होंने कहा हुआ है कि जो मतलब अपने हिसाब से एक शब्द है, उसी शब्द का विक्रम शाक आनंद, ठीक है, विक्रम शाक आनंद, आनंद का जो उन्होंने मतलब विक्रम शाक आनंद का अर्थ 90, अ का अर्थ 0, मतलब अपने ही आधार पे मनगढ़ंत एक डेट बनाया और कहा कि नहीं यह सही रचना है। उन्होंने एक नए संवत की ही खोज कर दी, जिसको आनंद संवत बोलते हैं। हो सकता है नेट JRF में आ जाए यह आनंद संवत की कल्पना किसने की थी, तो बाबू श्याम सुंदर दास और इन लोगों ने इसकी कल्पना की थी, ठीक है। तो इनका जिक्र कर देना है कि ये इसको प्रमाणित मानते थे, ठीक है। अब बात होती है कि क्या चंद्रबरदाई उस समय के समकालीन थे कि नहीं। चंद्रबरदाई के बारे में हमने अभी फैक्ट देखा कि 1149 में उनका ईस्वी में जन्म होता है, और 1200 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है, लगभग 51 साल में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या चंद्रबरदाई का ही यह काव्य ग्रंथ था। तो इसमें है, शुक्ल जी ने पृथ्वीराज चौहान के समय का काव्य ही नहीं मानते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का विचार है कि रासो का वर्तमान अधिक से अधिक 17वीं शताब्दी के मध्य प्राप्त हुआ होगा। तो ये दोनों जो विद्वान हैं ये इनको 17वीं शताब्दी का मतलब मानते हैं, 1600 ईस्वी से 1700 के बीच में, ठीक है। तो इसके बीच में ये मानते हैं। पृथ्वीराज रासो महत्वपूर्ण संपादक माता प्रसाद के अनुसार सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासो 1400 के लगभग मानी जा सकती है, इसके पूर्व हो ही नहीं सकती है। जितने भी दृष्टांत आए हुए हैं, तैमूर और चंगेज का जो नाम आया हुआ है, यह 12वीं सदी में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, ठीक है। तो ये ऐसा ग्रंथ है, मतलब रचनाकार की भी बात है कि तब अब समस्या यही खड़ी हो गई कि जो चंद्रबरदाई थे 1149 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच में वो जब थे, तो यह रचना 14वीं शताब्दी और 16वीं 17वीं शताब्दी में इसकी रचना विद्वान मतलब 14वीं शताब्दी से पहले हो ही नहीं सकती है, ऐसा माना जा रहा है। तो क्या चंद्रबरदाई ने इसकी रचना नहीं की थी? तो यही प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा हो जाता है सामने। तो देखिए इसमें कहा गया है कि जब पृथ्वीराज रासो लिख रहे थे चंद्रबरदाई, उसके बाद पृथ्वीराज को
मतलब युद्ध में जाते हैं तो वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वीराज को बंदी बना के गोरी ले जा रहा था तो उसके साथ चंद्रबरदाई भी चले जाते हैं, और जो जाते समय उन्होंने रासो की जो प्रति थी अपने पुत्र जल्हड़ को सौंप करते हैं कि पूरा कर देना इसे। तो ऐसा पुस्तक में कहीं आता है जिक्र। और दूसरा रामचंद्र शुक्ल ने कहा भी है कि काशी नागरी प्रकाशित पाठ को भट्ट भड़ंत कहा। उनका अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के वंशज यहाँ चंद नाम से कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसे उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि का वर्णन में कुछ रचना की हो। तो ऐसा माना जा रहा है कि मतलब बाद के लोगों ने चंद के नाम के उन्हीं के पीढ़ी में कोई कवि हुए होंगे, क्योंकि कवि की भी पदवी यदि कोई प्रतिभावान कवि नहीं मिलता था तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती थी भट्ट भड़ंत का। तो भट्ट भड़ंत मतलब कल्पनापूर्ण औदात्य या फिर कल्पनापूर्ण बातों का जिक्र करना। तो जल्हड़ का नाम याद रखना है और एक गोविंदराज का नाम याद रखना है बस। बाकी रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि उनके पूर्ववर्ती या फिर उनके भाई पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज या उनके भाई हरिराज अथवा इन दोनों में से किसी के आगे के वंशज। तो ये नाम याद रख लेने हैं, और कहानी तो आपको पता ही है क्या क्या हुआ था। तो कुल मिला के दूसरा जो हम लोग प्रमाणिक यह मानने चले थे कि क्या चंद्रबरदाई ही समकालीन, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के समकालीन थे। तो ऐसा बिल्कुल है कि समकालीन थे, लेकिन बात यह है जिन्होंने यह चंद्रबरदाई के नाम से पुस्तक लिखी है, ठीक है, कौन सी पुस्तक, महाकाव्य जो लिखा है पृथ्वीराज रासो, वह पृथ्वीराज के समकालीन नहीं थे, ठीक है। चंद्रबरदाई जो थे वो तो समकालीन थे, लेकिन जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया, जिन्होंने भी लिखा चंद के नाम से, वह समकालीन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए उसमें पुस्तक में ही वर्णन आता है, पुस्तक जल्हन हथ दे चल गज्जन रिपकाज। तो कबीराज चल गए। कबीराज मोहन सिंह का विचार है कि रासोकार ने ही एक ऐसा संकेत दे दिया जिससे हम रासों के मूल निश्चित कर सकते हैं। रासों का दोहा इस प्रकार है, तो छंद प्रबंध कवित्य यति साटक गाह दुहत लघु रूप मंडित खंडित पिंगल अमर भरत। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो कवित्त साटक गाह दोहा छंद प्रबंध है, यह प्रबंध खंड लघु रूप से मंडित और पिंगलाचार्य संस्कृत काव्य एवं भरत के अनुसार छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह पृथ्वीराज रासों में ऐसा वर्णित है। मतलब भाषा के आधार पे, मतलब यहाँ भाषा बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं, तो यही कि पृथ्वीराज रासों के जो रचयिता हैं वह पृथ्वीराज के समकालीन नहीं हैं, और चंद्रबरदाई जो कवि हैं वह पृथ्वीराज के समकालीन हैं, लेकिन जो लिखने वाले चंद्रबरदाई, जो इसको लिखा है इन्होंने, या फिर किसी जैसे कबीर के नाम पे तमाम दोहे हैं, कबीर ने कभी लिखा ही नहीं, उनके शिष्यों ने हो सकता है बहुत सारे दोहे रचे हों, लेकिन ये था कि कबीर की जो भाषा है, कबीर का जो दर्शन है, उस दर्शन से हटके नहीं लिखा गया कुछ, इसीलिए सारी चीज़ें कबीर के भाषा में लिखी गई, कबीर जैसी लगती हैं। कोई कबीर से उन्हें पृथक नहीं कर सकता, कोई ऐसी चीज़ उसमें जोड़ने की कोशिश नहीं की गई। कबीर के कबीर वाणी जो भी उनका आता है, शबद और साखी और रामायणी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जोड़ी गई जो कि उनके दर्शन के खिलाफ हो, इसलिए वो उसमें किसी ने भी लिखा, मतलब ऐसा जनरली माना ही जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, चंद्रबरदाई जो थे वह समकालीन थे, तो कुछ चीज़ें तो उसमें ऐतिहासिक आती, लेकिन क्योंकि यह ग्रंथ ही लिखा गया बहुत बाद में, तो बाद की घटनाओं को पृथ्वीराज से जोड़ दिया गया, ठीक है, जिस कारण से यह दिक्कत खड़ी हो गई। और बात यही है कि साहित्य है तो साहित्य को हमें साहित्य की तरह लेना चाहिए, न कि इतिहास ग्रंथ की तरह ना। इतिहास क्या होता है, फैक्ट पे चलता है, जबकि तथ्य पे चलता है, जबकि साहित्य बहुत सारे कल्पनाओं पे आधारित होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना होगा। लेकिन बात यही है कि जैसे
हम जब इतिहास लेखन शुरू करते हैं तो उसमें जब प्रमाण खोजने जाते हैं कि कौन कौन से इतिहास में प्रमाण आते हैं, तो उसमें प्रमाण बहुत सारे आते हैं। जैसे कि कहीं से खुदाई कर लिया हमने, ठीक है, और कोई शिलालेख मिल गया, कोई ऐसी चीज़ मिल गई जिसका कि बहुत पुराना महत्व हो, कोई मतलब पेंटिंग मिल गई गुफा में, तो उन सब से हम इतिहास को खंगालने की कोशिश करते हैं। तो उसी क्रम में साहित्य भी होता है। जैसे हमारा प्राचीन इतिहास जब लिखा जा रहा था, वेदों वगैरह से बहुत सारी चीज़ें पता चली कि उस समय कैसा सिस्टम रहा होगा, कैसा सामाजिक मतलब सामाजिक ताना बाना रहा होगा, तो सारी चीज़ें वहाँ से निकाली गई। लेकिन इस सामाजिक ताने बाने में हम क्योंकि इसका काल निर्धारण 1400 ईस्वी के बाद का है, तो हम उसको 1400 के बाद का जो घटनाएं हैं, जो मतलब भाषा है या फिर जो समाज में परिवर्तन हो चुका है, उसको देख सकते हैं, न कि पृथ्वीराज के समय में क्या हुआ था उसको देख सकते हैं। बस इसको ऐतिहासिक प्रमाणित करने का यही मतलब है कि पृथ्वीराज के समय में जो घटनाएं हुई थी उसको हम मतलब इससे प्रमाण नहीं दे सकते, ठीक है। 1400 ईस्वी के बाद जो राजस्थान या फिर उत्तर भारत में घट रहा था, उसको थोड़ा बहुत हम प्रमाण के तौर पे यहाँ से निकाल सकते हैं। तथ्य प्रमाण नहीं किया जाता, कुछ शब्दों का प्रमाण लिया जाता है और समाज का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि साहित्य जो है समाज का संवेदनात्मक मतलब आईना प्रतिबिंब है। तो बात यही है कि जो संवेदनाएं, जो सामाजिक स्ट्रक्चर, जो विचार उस समय चल रहे होंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए यह पृथ्वीराज के समय का न होके पृथ्वीराज के बाद के समय का जानकारी हमें देता है, ठीक है। उनके बाद के समय की जानकारी देता है, न कि इस समय का। तो असल में प्रमाणित आप सोच रहे होंगे कि यह तो साहित्य ग्रंथ है, तो प्रमाणित करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि साहित्य तो मतलब कल्पनाओं पे लिखा ही जाता है, तो इसको कल्पना ग्रंथ मान ही लेना चाहिए। तो बिल्कुल इसको आख्यान माना ही जा रहा है। आख्यान इसलिए माना जा रहा है कि पृथ्वीराज एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज को जैसे कोई भी हो, जैसे आज के समय में यदि हम प्रभु श्री राम का मतलब काव्य लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? क्या उन्हीं के समय की सारी चीज़ें लिखेंगे? कुछ शब्द, कुछ तकनीकी शब्द या फिर कुछ विचार, महिलाओं से संबंधित विचार, बहुत सारे विचार आज के उसमें प्रस्फुटित होना शुरू हो जाएंगे। तो उसको आज के समय में लिखा गया मानेंगे। जैसे तुलसी को राम के समय में तो थे नहीं, तो तुलसी मध्यकाल में जो परंपराएं भारत में थी उसका जो विकास हुआ था, उन तुलसीदास पे उसका जो प्रभाव था, उसी के आधार पर उन्होंने रामायण लिखी थी। तो ऐसे ही इसको पृथ्वीराज के समय से हम जानकारी नहीं ले सकते, पृथ्वीराज के समय का। उनके बाद के समय की जानकारी लेनी हो तो थोड़ा बहुत इसमें मिल सकता है। इसलिए काल निर्धारण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतिहास का अपना समय होता है और हर समय आगे परिवर्तित या फिर जो भी परिवर्तित होता रहता है, उसके आधार पे सारी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। तो अब देखते हैं तीसरी साहित्यिक परंपरा। तो साहित्यिक परंपरा का मतलब है कि यह जो महाकाव्य है ये किस परंपरा से है, ठीक है। परंपरा का मतलब यही होता है कि इसको किस शैली में लिखा गया है, तो इसी के बारे में इसमें बात है। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वह इसको मानते हैं कि यह आदिकाल की साहित्यिक परंपरा, आदिकाल यहाँ पे साहित्य का आदिकाल, ठीक है, साहित्य का आदिकाल बाद का है। यह आदिकाल हमारा ऐतिहासिक काल से थोड़ा अलग है, क्योंकि हिंदी का जो विकास है वह बहुत बाद में शुरू हुआ, ठीक है। तो आदिकाल इसको माना जाता है जैसे 1000 ईस्वी के आसपास, 1050 ईस्वी के बाद से हिंदी का आदिकाल ही प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। तो उस समय की परंपरा क्या थी? उस समय की परंपरा रूढ़ी, जैसे साहित्य में ना एक रूढ़ी आ जाती है। जैसे इस समय रूढ़ी क्या चल रही है? इस समय रूढ़ी क्या चल रही है? जो साहित्यकार है, जो मतलब कवि है, मंचीय कवि है, एक रूढ़ी बन गई है कि वह प्रेम पे कविताएं लिखेगा, ठीक है।
तो ऐसे ही रूढ़ी उस समय भी थी कि कोई भी चीज़ें जब कही जाती थी, कोई भी चीज़ कहना होता था तो उसमें सुख सुखी संवाद आता था, या तो सुख सुखी होगा, जैसे अपना श्री रामचरितमानस भी में भी काकभूसुंडी का नाम आता है, वह संवाद कर रहे हैं, और शिव और पार्वती का संवाद है। तो ऐसे ही जो आदिकालीन साहित्य की परंपरा थी और काव्य मतलब कथानक रूढ़ियों के आधार पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि आदिकाल की साहित्यिक परंपरा का निर्वहन कर रहा है। ठीक है, तो यह बहुत ही याद करने वाली बात है। देखिए यहाँ पे एक आध दो लाइन यदि हम कोटेशन के तौर पे दे सकें तो वह भी बहुत अच्छा होता है। सुखी कहे सुख संभरो कहे कथापथ प्राण, पृथ्वी भोरा भीम भंग पहु पहु किए हुआ और वितान वैर वितान। ठीक है, तो ऐसे दो लाइन मतलब जहाँ सुख सुखी संवाद का कुछ आया हो हम लिख सकते हैं। इसमें जो मतलब मध्यकालीन परंपरा के बीच में भी मतलब आया हुआ है। मध्यकाल जैसे आदिकाल में शिव पार्वती लगभग सब ग्रंथ में मिलते हैं, तो इसमें भी शिव पार्वती का वर्णन है। काकभूसुंडी पात्र के रूप में आते ही थे मतलब हर एक ग्रंथ में। तो जो काव्यगत रूढ़ियाँ हैं वो और कथानक जो है इसका, उसके आधार पे, और जो संवाद की परंपरा है उसके आधार पे यह आदिकालीन साहित्यिक परंपरा का एक महाकाव्य है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसमें यही है। अब उसके बाद आते हैं पृथ्वीराज रासो की भाषा। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा पे आते हैं तो रामचंद्र शुक्ल का एक कोट है, मतलब इनका एक वक्तव्य है, उसको हम लिखेंगे। भाषा की कसौटी पर कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों और कुछ कवित्वों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में कहीं भी अनुस्वरांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है, किसी ने संस्कृत प्राकृत की नकल की है। तो देखिए, कोई भी भाषा तब मजबूत होती है जब उसका व्याकरण मजबूत हो। ठीक है, कोई भी भाषा व्याकरण के नियमों के आधार पर चलती है तो उसी को वैज्ञानिक भाषा बोला जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा जैसे हिंदी है, हिंदी भाषा बहुत वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भी बहुत वैज्ञानिक है, क्योंकि यह पूरे के पूरे जो इनके नियम हैं वह व्याकरण के आधार पे चलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही भारत में बहुत सारे जो हमारे 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, 6 क्लासिकल भाषाएं हैं, आप जानते ही होंगे। उसमें तमिल, मलयालम, तेलुगु, हिंदी और संस्कृत, मतलब संस्कृत, हिंदी है कि नहीं देख लीजिएगा। तो इन भाषाओं का व्याकरण, जैसे उर्दू भी है, यह क्लासिकल लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन उर्दू का भी जो व्याकरण है वह भी बहुत मजबूत है, इसलिए यह भी एक वैज्ञानिक भाषा है। तो लेकिन बात यही है कि जो पृथ्वीराज रासो की भाषा है वो व्याकरण व्यवस्था के आधार पे वह ठीक नहीं है, व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है उसमें। और अनुस्वारांत शब्द जो होते हैं, अनुस्वार जिसमें लगा रहता है, उसकी मनमानी और भरमार कर दिया गया है, मतलब कहीं भी तुक मिलाने के लिए कुछ भी बना दिया गया है ना, तुकांत बनाने के लिए कुछ भी कर दिया गया है। तो उसी को रामचंद्र शुक्ल उसी से नाराज़ हैं और कहते हैं, इसीलिए पृथ्वीराज भाषो मतलब इसकी भाषा पे बहुत निराश होना पड़ता है। ठीक है, तो महाकाव्य की अपनी एक गरिमा होती है। पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य कहा जाए कि नहीं, इस पे भी बहुत लोगों का मतलब विचार है, लेकिन बात यही है कि एक महाकाव्य में क्या ऐसी गलतियाँ मतलब स्वीकार्य हैं, तो बिल्कुल नहीं। तो बात यही है। और गारदा दत्ताशी ने कन्नौजी बोली का काव्य कहा है इसे, और एशियाटिक रॉयल सोसाइटी और रामचंद्र शुक्ल, और इन्हीं सब का हम नाम याद करेंगे 3-4। लेकिन नाम ज़रूरी होते हैं क्योंकि हमें कहानियाँ तो याद रह जाती हैं। तो लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने हस्तलिखे प्रति में लिखा है, चंद्रवरदाई लिखित पिंगल भाषा में पृथ्वीराज रासो का इतिहास। ठीक है, पृथ्वीराज का इतिहास है ना। किस भाषा में? पिंगल राजस्थान में बोले जाने वाली एक भाषा थी। और
गारदादा ताशी ने इसे कन्नौजी बोली बोला है। कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक मतलब प्राचीन शहर था। कन्नौज को आप रिलेट कर पाएंगे राजा हर्षवर्धन से, ऐसा। तो आगे नामवर सिंह का विचार है कि अपभ्रंश के बाद प्रायः पश्चिमी भारत में दो मुख्य भाषाएं उत्पन्न हुई थी। दक्षिणी राजस्थान में डिंगल और पूर्वी राजस्थान में ब्रजमंडल में पिंगल। ठीक है, डिंगल और पिंगल जो भाषा है यह राजस्थान में पैदा हुई थी। काव्य परंपरा की दृष्टि से डिंगल की रचना करने वाले प्रायः चारण हुए और पिंगल कृति के कवि प्रायः भाट। तो जो पिंगल है ना, चारण, अब देखिए दो शब्द आए हुए हैं ना। डिंगल जो शब्द है, डिंगल इसमें चारण थे, ठीक है। और पिंगल में जो रचनाएं रची जा रही थी उसमें भाट ना। चारण क्या होता है? चारण मतलब डिंगल भाषा में जो लिखा गया, किसी जो उस समय के बड़े राजे महाराजे होते थे उनको उनकी मतलब उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता था। और भाट जो होते थे वह भी यही काम करते थे। भाट गायन, बहुत अच्छे से गायन परंपरा करते थे, नृत्य वगैरह भी करते थे। तो उस मतलब हिसाब से जनता को सुनाते थे। तो ये डिंगल और पिंगल भाषा वहीं से पैदा हुई है। और वो मतलब काव्य परंपरा में रासों में भी ये दोनों भाषाएं आई हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है। तो यहाँ क्या क्या याद रखना था हमें? पृथ्वीराज रासो की भाषा में एक रायल हिंदी रायल सोसाइटी और ये रामचंद्र शुक्ल की भाषा की कसौटी पे कसते हैं तो ये बहुत ज़्यादा निराशा होती है। और क्योंकि पड़ता है क्योंकि ये बिल्कुल बेठिकाने हैं ना। और दूसरा लंदन रायल एशियाटिक सोसाइटी का कि उन्होंने पिंगल भाषा में पृथ्वीराज का इतिहास लिखा गया है। और गारदादा ताशी ने इसे कन्नौजी बोली का कहा, वीर काव्य कहा था, ठीक है। तो मतलब ये 3-4 नाम हम लिख लेंगे, इतना काफ़ी है। और आगे है, और इसमें ठीक है तत्सम शब्द भी इसमें देखिए यहाँ से कुछ चीज़ें आई हुई हैं। रासों की भाषा आदिकालीन साहित्य की काव्य भाषा है। तो ये क्योंकि आदिकाल में हिंदी का विकास उस रूप में नहीं हुआ था जैसे आज हिंदी है, ठीक है, या फिर कुछ समय पहले हिंदी थी। आज की हिंदी तो मतलब क्या ही कहा जाए, उसमें बहुत सारे, अंग्रेजी ही बोलना सही होगा। तो आज की हिंदी जब बोला जाए तो उसका मतलब जो हमारी प्रमाणिक हिंदी है, संस्कृतनिष्ठ हिंदी है, तो वैसी हिंदी। आदिकाल से संधिकाल आदिकाल को संधिकाल कहा जाता है। उसकी काव्य में क्षयमायन अपभ्रंश की भाषाई प्रवृत्तियाँ सब कुछ थी। और परसर्गों की इसमें बहुलता थी। के, ते, से का प्रयोग किया गया है। सस के मुख ते अहि से निकसे, ठीक है, ये है। और तत्सम शब्दों जैसे ब्रह्मांड भी आ गया है, तो ये संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। तत्सम शब्द भी आ गए हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की भाषा अपभ्रंश की पुरानी हिंदी और दोनों भाषाई प्रवृत्तियों का मेल है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी दोनों का भाषाई मेल है, तो यह भी लिखने लायक है। तो मतलब सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, कुछ चीज़ें ऐसा लिख लेना है कि जिससे हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो अब आते हैं पृथ्वीराज रासो की काव्य रूप पे। काव्य रूप का मतलब क्या होता